डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने ये जो टॉपिक है, न्यू टॉपिक जिसको हमने फाइल हैंडलिंग कहा था, या जिसको सम टाइम हम फाइल प्रोसेसिंग भी कह देते हैं, इसको स्टार्ट किया था। इसकी डिस्कशन जो है और इसकी जस्टिफिकेशन जो है, इसके ऊपर हमने थोड़ी डिस्कशन जो है इसको स्टार्ट किया था। इससे पहले हम क्लासेस की डिस्कशन को हमने वाइंड अप किया था। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो क्लासेस के कॉन्सेप्ट्स को हमने नहीं देखा। इफ वी हैव टाइम तो कुछ फर्दर कॉन्सेप्ट शायद हम लास्ट वीक के अंदर या सेकंड लास्ट वीक के अंदर क्लासेस के बारे में कवर करें। जो बेसिक से कॉन्सेप्ट हमने क्लासेस के बारे में देखे थे वो ये थे कि हम क्लास की डेफिनेशन कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास के ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं, पॉइंटर टू द क्लास कैसे बनाते हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं, और इस तरह के सिंपल कॉन्सेप्ट्स हमने देखे थे। इसके साथ साथ कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं और कंस्ट्रक्टर्स जो हैं इनको लिखने का तरीका क्या होता है, किस तरीके से इनको लिखा जाता है, और सी प्लस प्लस के अंदर डिस्ट्रक्टर जो है ये एक्चुअली क्या होते हैं और ये कब कॉल होते हैं। तो ये डिस्कशन हमने परफॉर्म की थी लास्ट जो आपका वीडियो लेक्चर था उसके अंदर। आज हम मेनली जो है अपनी डिस्कशन को कन्फाइन रखेंगे फाइल प्रोसेसिंग के ऊपर या फाइल हैंडलिंग के ऊपर। फाइल हैंडलिंग जो है इसकी ज़रूरत के बारे में हमने थोड़ी डिस्कशन की थी लास्ट टाइम कि अभी जो भी प्रोग्राम के अंदर हम डेटा इनपुट करते हैं वो परमानेंटली सेव नहीं होता। एक दफ़ा कोई नाम, टेलीफोन नंबर या कोई इस तरह का डेटा हम इनपुट करवाते हैं तो सेकंड टाइम जब हम अपने प्रोग्राम को दोबारा से चलाते हैं तो डेटा हमें दोबारा से इनपुट करवाना पड़ता है। तो कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि अपने प्रोग्राम के अंदर जो डेटा हम इनपुट करवा रहे हों वो डेटा जो है वो सेव हो जाए परमानेंटली, और दोबारा से हम उस डेटे को यूज करें अपने प्रोग्राम को दोबारा से एग्जीक्यूट करने से। तो इस प्रोसेस के लिए वी नीड टू यूज द फाइल प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट या फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट। तो सो फार वी हैव सीन दैट डेटा वी यूज इन आवर प्रोग्राम सच एज स्टूडेंट नेम, phone numbers in the telephone directory etc. is not permanently saved. We have to input it again and again whenever we re-execute our programs. इसकी रीज़न ये होती है कि अभी जो हमारे प्रोग्राम हैं ये कंप्यूटर मेमोरी से एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। तो मेमोरी जो है वो आप देख के आए हैं कि ये एक वॉलेटाइल स्टोरेज एरिया होता है, मतलब इसके अंदर डेटा उतनी देर तक ही सेव रहता है जब तक प्रोग्राम इन रनिंग हो या आपका सिस्टम जो है वो ऑन हो। अगर आप अपने सिस्टम को ऑफ कर दें या प्रोग्राम को आप ऑफ कर दें तो आपका डेटा जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है या लॉस हो जाता है। तो अभी तक जितनी भी हम कोडिंग कर रहे थे उसमें हमारा सारे का सारा डेटा जो है वो मेमोरी से ही प्रोसेस हो रहा था, कंप्यूटर मेमोरी से, या जिसको रैम कहा जाता है। ओके, तो any data you key in by keyboard while a program is running is also volatile. वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा जब आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होगा या आपका प्रोग्राम जो है वो चल नहीं रहा होगा। तो often we want to save our data permanently. जैसे कि हमने बात की थी कि टेलीफोन डायरेक्टरी हो तो हम ये चाह रहे होते हैं कि एक रिकॉर्ड जो हम डायरेक्टरी के अंदर यूज करें या सेव करें वो उसके अंदर भी डेटा जो है वो एक तरह से परमानेंटली सेव होना चाहिए। तो परमानेंटली सेव करने के लिए डेटे को हमें किसी ऐसे स्टोरेज मीडियम को यूज करना पड़ेगा जो वॉलेटाइल ना हो, या इन अदर वर्ड्स जो कि नॉन वॉलेटाइल हो। तो आप ये जानते हैं कि हमारे पास जो मेमोरी स्टोरेज एरियाज होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक जिनको हम वॉलेटाइल कहते हैं और दूसरे जिनको हम नॉन वॉलेटाइल कहते हैं। नॉन वॉलेटाइल्स के अंदर हमारे पास जो मेन एक स्टोरेज एरिया होता है इसको हम हार्ड ड्राइव्स कहते हैं, हार्ड डिस्क भी इसको कहा जाता है। इसके अंदर हम अपना डेटा जो है इसको परमानेंटली या लेटर यूज के लिए जो है वो सेव कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा डेटा अगर हम रैम में प्रोसेस कर रहे होते हैं तो वो परमानेंटली सेव नहीं होता, क्योंकि रैम जो है एक वॉलेटाइल स्टोरेज मीडियम है जिसके अंदर डेटा जो है वो उतनी ही देर तक रिटेन रहता है, सेव रहता है जितनी देर तक रैम का डेटा जो है वो एनर्जाइज्ड है या उसको इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंटिन्यूसली मिल रही है। वी हैव टू चेंज द स्टोरेज मीडियम।
और हमारे पास नॉर्मली दो ही तरह के कॉमनली यूज्ड स्टोरेज मीडियम होते हैं, ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम्स होते हैं और ये हार्ड डिस्क टाइप के स्टोरेज मीडियम होते हैं। कंप्यूटर्स के साथ और इवन सेल फोन्स के साथ हम जानते हैं कि ज़्यादातर जो स्टोरेज मीडियम यूज़ हो रहा होता है वो हार्ड डिस्क होती है या हार्ड ड्राइव होती है, जिसके अंदर हम अपने डेटे को परमानेंटली सेव कर सकते हैं। तो मतलब इस सारी डिस्कशन का ये हुआ कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपके प्रोग्राम में यूज होने वाला डेटा परमानेंटली सेव हो, तो आपको किसी तरीके से अपने प्रोग्राम के डेटे को हार्ड ड्राइव के ऊपर ट्रांसफर करना पड़ेगा और फिर उसे आपको हार्ड ड्राइव से रीड करना पड़ेगा। तो प्रोग्राम्स के साथ जो डेटे को हम डील कर रहे होते हैं, उसको प्रोसेस कर रहे होते हैं फॉर फ्यूचर यूज या फ्यूचर प्रोसेसिंग, तो इसके लिए दो हमारे पास तरीके यूज होते हैं। एक जिसको हम फाइल सिस्टम मेथड कहते हैं और दूसरा जिसको हम डेटाबेस मेथड कहते हैं। तो कंप्यूटर्स के डेटे को अगर आप परमानेंटली सेव करना चाह रहे हैं तो दो मेथड एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, एक जिसको फाइल सिस्टम मेथड कहा जाता है और दूसरा जिसको डेटाबेस टेक्नोलॉजी कहा जाता है। दोनों नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज के ऊपर आपके डेटे को आपके कोड के अंदर, प्रोग्राम्स के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर यूज होने वाले डेटे को परमानेंटली सेव करने में कैपेबल होते हैं। डेटाबेस टेक्नोलॉजी जो है इसकी डिस्कशन जो है वो जो आपका नेक्स्ट सेमेस्टर होगा उसके अंदर डिटेल में देखेंगे। अभी हम जिस चीज को कवर करेंगे दैट इज द फाइल सिस्टम, के फाइल सिस्टम के अंदर हम अपना डेटा जो है इसको किस तरीके से सेव कर सकते हैं। तो फाइल सिस्टम में जाने से पहले जरा देख लेंगे ये जो टर्म फाइल है इसका एक्चुअली क्या मतलब है। हम ये जानते हैं कि जो हार्ड ड्राइव्स होती हैं या जिनको हम हार्ड डिस्क कहते हैं, इसके अंदर हम अपना डेटा जो है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं ड्राइव्स की फॉर्म में। आपने देखा है कि आपके पास डिफरेंट तरह की ड्राइव्स होती हैं और फिर आपका डेटा फर्दर ड्राइव्स के अंदर फोल्डर्स की फॉर्म में सेव होता है। जैसे डिफरेंट नेम्स के साथ आप फोल्डर्स क्रिएट करते हैं, जैसे मूवीज का फोल्डर है, डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर है, पिक्चर्स का फोल्डर है, फर्स्ट सेमेस्टर का फोल्डर है, सेकंड सेमेस्टर का फोल्डर है, फॉल का फोल्डर है, स्प्रिंग का फोल्डर है। तो आप अपने डेटे को ऑर्गेनाइज करते हैं, अरेंज करते हैं एक तरह से ड्राइव्स और फोल्डर्स की फॉर्म में। तो आपकी जो हार्ड ड्राइव होती है वो लॉजिकली डिवाइडेड होती है ड्राइव्स के अंदर और फोल्डर्स के अंदर। इन ड्राइव्स और फोल्डर्स को आप सिर्फ अपने डेटे को अरेंज करने के लिए या ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज करते हैं। एक्चुअली जो आपका डेटा होता है, योर इंफॉर्मेशन और डेटा इज अल्टीमेटली सेव्ड इन फाइल्स, जिसको हम हार्ड डिस्क फाइल्स कहते हैं। वहां पे आपका डेटा जो है वो एक्चुअली सेव होता है। ओके, एंड वी हैव वैरायटी ऑफ फाइल्स इन ए कंप्यूटर, जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल्स हैं, एक्सेल की फाइल्स हैं, मूवी फाइल्स हैं, पिक्चर्स की फाइल्स हैं। तो आपके पास आपके कंप्यूटर्स के अंदर हजारों की तादाद में बल्कि लाखों की तादाद में फाइल्स होती हैं और हर फाइल के अंदर किसी न किसी टाइप का डेटा जो है वो आपने सेव किया होता है और वो डेटा आप अपनी फ्यूचर इंफॉर्मेशन के लिए उसको यूज कर रहे होते हैं। जैसे आप वर्ड के अंदर कुछ लिखते हैं, असाइनमेंट बनाते हैं और आप उस असाइनमेंट को सेव कर देते हैं तो वो आपकी एक वर्ड की फाइल बन जाती है। तो आपकी असाइनमेंट का डेटा जो है वो उस फाइल के अंदर सेव होता है। तो फाइल जो है इनके अंदर आप हार्ड ड्राइव के अंदर एक्चुअली अपना डेटा जो है इसको सेव कर रहे होते हैं। और यहाँ पे अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमने अपने प्रोग्राम्स को यूज करके या हमने सॉफ्टवेयर को यूज करके इन फाइल्स को किस तरीके से रीड करना है या इनके ऊपर हमने डेटा किस तरीके से राइट करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि we can define file processing in a way reading and writing data from on these files using a C++ program is called file handling process। तो अब अगर आप अपनी फाइल के डेटे को रीड करें, वहां से डेटा आप रीड करें या उस फाइल के ऊपर आप अपने डेटे को परमानेंटली सेव करें, तो इस प्रोसेस को हम सिंपली स्पीकिंग हैव ए कंप्यूटर फाइल सेव, और इस फाइल के ऊपर आप अपना डेटा जो है उसको रीड कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं, एंड दिस फाइल इज एक्चुअली सेव्ड ऑन ए हार्ड ड्राइव। ओके, फाइल प्रोसेसिंग की जो इम्प्लीमेंटेशन अभी हम सीखेंगे
सी प्लस प्लस के अंदर ये याद रखिएगा, हम इसका ऊप वर्जन जो है इसको कवर करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्जन जो है इसको हम कवर करेंगे, और जो फाइल प्रोसेसिंग की इम्प्लीमेंटेशन आप देखेंगे तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे जो है इसको यूज करेंगे। ये वैसे स्ट्रक्चर्ड वे में भी इम्प्लीमेंट हो सकती है, लेकिन अभी हम इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे जो है इसके अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ये जो डिस्कशन है जरा इसको थोड़ा दोबारा से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें विद दिस सिंपल डिस्कशन। अब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आप जानते हैं कि ये हमारे पास डिफरेंट तरह के फोल्डर्स होते हैं, और हर फोल्डर के अंदर हमारे पास ये डिफरेंट तरह की फाइल्स होती हैं, और फाइल जो है उनमें डेटा जो है वो सेव हो रहा होता है, डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो सेव हो रही होती है। जैसे अभी आपको पावर पॉइंट फाइल जो है वो नजर आ रही है, और उन फाइल्स के अंदर जो आपकी लेक्चर स्लाइड्स जो है वो यहाँ पे सेव हैं। इस तरह से आपके पास और तरह की फाइल्स होती हैं, ऑडियो फाइल्स होती हैं, वीडियो फाइल्स होती हैं, जिनमें आपकी ऑडियोज या वीडियोज रिकॉर्डिंग जो है वो सेव होती है। ओके, इस तरह से लेट्स से आप अपने फोल्डर्स के अंदर या अपने कंप्यूटर के अंदर एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स से ये एक टेक्स्ट फाइल है, आप एक सिंपल सी टेक्स्ट फाइल जो है इसको यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। मैं इसको ओपन विद कर रहा हूँ नोटपैड के अंदर, और इस फाइल के अंदर आप कुछ इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज जो यहाँ पे मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ ये है कि अगर आप अपने कोड के थ्रू इस फाइल में डेटे को रीड करें या राइट करें, इस प्रोसेस को हम बेसिकली फाइल हैंडलिंग प्रोसेस कह रहे होते हैं। लेट्स से अभी तो मैं ये सारे काम को मैनुअली कर रहा हूं। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि दिस इज ए फाइल रिलेटेड टू द फाइल प्रोसेसिंग लेक्चर। ओके, तो अभी आप देख रहे हैं कि ये जो फाइल है इसके ऊपर मैं कुछ राइट कर रहा हूं, और अगर मैं इसको पढ़ना शुरू करूं, दिस इज ए फाइल रिलेटेड टू द फाइल प्रोसेसिंग लेक्चर, तो ये बेसिकली मैं रीड का प्रोसेस कर रहा हूं। तो अभी तो ये काम मैं खुद से कर रहा हूं, लेकिन अगर इस काम को मैं कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू करूं, यानी कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव के ऊपर सेव्ड फाइल को मैं रीड और राइट करूं, तो इस प्रोसेस को बेसिकली मैं फाइल हैंडलिंग कहता हूं या फाइल प्रोसेसिंग कहता हूं। तो अभी मैं इस फाइल को सेव कर देता हूं। ये प्रोसेस भी जरा देख लीजिएगा, मैं दोबारा रिविजिट करूंगा इसको डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट के अंदर। मैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इसको नाम दे रहा हूं माई डेटा डॉट txt, जो कि ये टेक्स्ट फाइल है, तो मैं इसको माई डेटा डॉट txt के नाम से सेव कर रहा हूं, एंड दिस फाइल इज एक्चुअली सेव्ड इन दिस फोल्डर। आपको ये माई डेटा txt नजर आ रहा है, ये दूसरी फाइल जो है इसको मैं डिलीट कर देता हूं यहाँ पे, और इस फाइल के अंदर एक्चुअली आपने कुछ लिखा हुआ है, एंड नाउ यू वांट टू रीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस फाइल। तो होपफुली कुछ हद तक आपको अंदाजा हो चुका होगा कि ये फाइल प्रोसेसिंग जो सिस्टम है इसके अंदर हम करना क्या चाह रहे हैं। तो बेसिकली हम जो कंप्यूटर की फाइल्स हैं उनके डेटे को कंप्यूटर प्रोग्राम्स के थ्रू रीड एंड राइट करना चाह रहे हैं, जो कि प्रोसेस हम मैनुअली भी कर सकते हैं। तो रीडिंग राइटिंग डेटा फ्रॉम ऑन दीज फाइल्स यूजिंग ए C++ प्रोग्राम इज कॉल्ड फाइल हैंडलिंग प्रोसेस। वी विल यूज OOP वर्जन ऑफ द C++। ये बात हम पहले भी कर चुके हुए हैं कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम जो है इसको यूज करके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम जो है या OOP के थ्रू जो है वो हम इस प्रोसेस जो है इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जो कि फाइल प्रोसेसिंग है इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। फाइल प्रोसेसिंग जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको हेडर फाइल रिक्वायर होती है, लाइब्रेरी मॉड्यूल रिक्वायर होता है, और जो मॉड्यूल आपको रिक्वायर्ड होता है वो fstream मॉड्यूल है, जो कि आप यूज करते हैं इस पर्पस के लिए। तो जहां पे आपने iostream वगैरह को इंक्लूड किया हुआ है, वहां पे आपको fstream जो है इसके मॉड्यूल को या लाइब्रेरी जो है इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा।
ओके, तो अगर आप फाइल में से डेटे को रीड करना चाह रहे हैं, रीड करने का मतलब ये है कि फाइल के डेटे को अपने प्रोग्राम में लेके आना चाह रहे हैं किसी कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर, किसी एरे के अंदर, अगर आप उसको रीड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको एक लाइब्रेरी रिक्वायर्ड होती है, सॉरी आपको एक क्लास यूज करनी पड़ती है इनपुट पर्पस के लिए, और इस क्लास का नाम होता है ifstream। तो ये क्लास जो है ये एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड है इस लाइब्रेरी के अंदर, fstream लाइब्रेरी के अंदर। तो अगर आप अपने प्रोग्राम के अंदर फाइल को रीड करना चाह रहे हैं, फाइल के डेटे को रीड करना चाह रहे हैं, तो यू हैव टू यूज द ifstream क्लास। इस पर्पस के लिए आपको ifstream क्लास जो है वो यूज करनी पड़ती है। और अगर आप फाइल के ऊपर डेटे को राइट करना चाह रहे हैं, मतलब आप लिखना चाह रहे हैं ऑन द फाइल, तो उसके लिए भी आपको एक क्लास रिक्वायर होती है और इस क्लास का नाम है ofstream। तो आप समझ सकते हैं कि I फॉर इनपुट, ये जो फर्स्ट I है इट इज फॉर इनपुट पर्पस, तो इसको हम इनपुट के तौर पे रेफर कर रहे होते हैं, और जो आपको O नजर आ रहा है ofstream के अंदर दैट इज फॉर आउटपुट। ओके जी, तो इसको हम आउटपुट के तौर पे जो है वो रेफर कर रहे हैं। इस बात को जरा देख लें दोबारा से कि लेट्स से ये एक फाइल है विच इज सेव्ड ऑन द हार्ड ड्राइव, लेट्स से इसका कोई भी नाम है और हम इसको कह देते हैं कि इसका नाम है my.txt, टेक्स्ट टाइप की ये फाइल है। ओके, और यहाँ पे आपका प्रोग्राम है, कोड इन रनिंग है जो कि एग्जीक्यूटेबल होती है, जिसको हम कह देते हैं a.exe, जो कि कंपाइल करने के बाद आपके पास अवेलेबल है। अब अगर आप इस फाइल में से डेटे को अपने प्रोग्राम के अंदर ट्रांसफर करें तो इस प्रोसेस को हम रीड या इनपुट कहते हैं। तो अगर फाइल में से डेटा आपके प्रोग्राम की तरफ ट्रांसफर हो रहा है तो इसको हम कहते हैं या रीड कह देते हैं समटाइम, या इसको हम इनपुट कह देते हैं। और अगर आपके प्रोग्राम से डेटा इस फाइल के ऊपर लिखा जाए तो इस प्रोसेस को हम राइट कह देते हैं समटाइम, या इसको हम आउटपुट कह देते हैं। और रीड करने के लिए आपको एक क्लास रिक्वायर होती है जो कि fstream का हिस्सा है, उसको ifstream क्लास कहते हैं। और राइट करने के लिए आपको क्लास रिक्वायर होती है जिसको हम ofstream कहते हैं, और ये भी fstream लाइब्रेरी या मॉड्यूल जो है इसका हिस्सा है। ओके जी, अब जरा आगे मूव करते हैं और थोड़ा प्रैक्टिकली इन चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। अगर आप फाइल प्रोसेसिंग करना चाह रहे हैं तो सिंपली स्पीकिंग इस प्रोसेस को हम 4 स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। आप अपने कोड को 4 स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं अगर आप फाइल हैंडलिंग या फाइल प्रोसेसिंग जो है वो करना चाह रहे हैं। ये 4 स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आप एक हैंडलर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये टर्म ऑब्जेक्ट आप जानते हैं, किसी क्लास का वेरिएबल बनाना, और उस क्लास के वेरिएबल को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और यहाँ पे हम टर्म यूज कर रहे हैं हैंडलर ऑब्जेक्ट, इट इज अ टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट। और अगर आप फाइल हैंडलिंग करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप यू विल हैव टू परफॉर्म इज कि आप हैंडलर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। अगर आप फाइल में से डेटे को रीड करना चाह रहे हैं तो ifstream का हैंडलर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और अगर आप फाइल के ऊपर डेटे को राइट करना चाह रहे हैं तो आप ofstream का हैंडलर ऑब्जेक्ट जो है वो बनाएंगे। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि आपने हैंडलर ऑब्जेक्ट बनाना है। उसके बाद आपने फाइल को ओपन करना है, जिस मेमोरी लोकेशन के ऊपर वो फाइल है आपने वहां से फाइल जो है इसको ओपन करना है, और हम इसको कहते हैं कि हैंडलर ऑब्जेक्ट को आपने फाइल के साथ एसोसिएट कर देना है, लिंक अप कर देना है हैंडलर ऑब्जेक्ट को विद द फाइल बाय ओपनिंग द फाइल। और उसके बाद आपने रीड एंड राइट प्रोसेस करना है। रीडिंग करनी है तो रीडिंग परफॉर्म करनी है, राइट करना है फाइल के ऊपर डेटा तो राइट परफॉर्म करना है। इन दोनों एक्टिविटीज को आपने परफॉर्म करना है जो भी आप करना चाह रहे हैं। समटाइम वी ओनली वांट टू रीड डेटा फ्रॉम द फाइल एंड समटाइम वी ओनली वांट टू राइट डेटा ऑन द फाइल। तो जो भी काम आपने करना है वो परफॉर्म करना है।
और एंड के ऊपर आपने अपने प्रोग्राम के अंदर फाइल जो है इसको क्लोज कर देना है। तो यू विल हैव टू परफॉर्म द 4 स्टेप्स एंड द फर्स्ट स्टेप इज क्रिएट द हैंडलर ऑब्जेक्ट, ओपन द फाइल एंड एसोसिएट द हैंडलर ऑब्जेक्ट विद द फाइल, और रीड एंड राइट का प्रोसेस करें और एंड के ऊपर आप फाइल जो है इसको क्लोज कर दें। अब इस डिस्कशन को थोड़ा आगे लेके चलते हैं और सीखते हैं कि फाइल में डेटे को रीड किस तरीके से किया जाता है, फाइल के डेटे को रीड किस तरीके से किया जाता है। रीडिंग द फाइल, जिसको हमने इनपुट भी कहा था, फाइल में डेटा अगर आपके प्रोग्राम की तरफ ट्रांसफर हो रहा है तो इसको हम रीड प्रोसेस कहते हैं या इनपुट प्रोसेस कहते हैं। तो अभी हम देखने जा रहे हैं कि इनपुट प्रोसेस को हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। रीड या इवन राइट करने के लिए यू हैव टू इंक्लूड द लाइब्रेरी fstream, और आपने रीड करने के लिए एक हैंडलर ऑब्जेक्ट सबसे पहले बनाना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ifstream इज द क्लास नेम और माई फाइल इज द ऑब्जेक्ट। तो आपने ifstream क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया और उस ऑब्जेक्ट का नाम है माई फाइल, और ये बेसिकली हैंडलर ऑब्जेक्ट है। इसके लिए जो टर्म हम यूज कर रहे हैं दैट इज हैंडलर ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपने फाइल को ओपन करना है। फाइल को ओपन करने के लिए इस क्लास के अंदर ओपन का फंक्शन अवेलेबल है। तो ये जो ifstream की क्लास है इसके अंदर एक ओपन का फंक्शन इंप्लीमेंटेड है। आपने ओपन के फंक्शन को यूज करके फाइल का एड्रेस देना है और उस फाइल को ओपन करना है। याद रखें, अगर आपका प्रोग्राम, एग्जीक्यूटेबल और फाइल एक ही फोल्डर में है तो आप सिर्फ फाइल का नेम लिखते दैट इज ओके, तो फाइल को ओपन कर देगा। लेकिन अगर आपका प्रोग्राम, कोड और फाइल जो है ये किसी दूसरे फोल्डर में है तो फिर आपको कंप्लीट एड्रेस देना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं फुली क्वालिफाइड पाथ। ओके, तो यहां पे आप अगर फुली क्वालिफाइड पाथ देना है तो उसमें आपने बताना है कि ड्राइव कौन सी है, फिर कोलन साइन यूज करना है, फिर 2 दफा स्लैश साइन यूज करना है, और फिर लिखना है माई प्रोग्राम विच इज द फोल्डर नेम, दिस इज द फोल्डर। ओके, और उस फोल्डर के अंदर फाइल है जिसका नाम है file.txt। ओके, तो आपने इस तरीके से ये जो फाइल है इसको ओपन करना है। ये पाथ आपको जरूर देना पड़ेगा अगर आपकी फाइल और आपका प्रोग्राम जो है वो डिफरेंट फोल्डर्स के अंदर है। ओके, और एंड पे रीड राइट करें और एंड के ऊपर आप अपनी फाइल जो है इसको क्लोज कर दें। अब जरा एक सिंपल सा प्रोग्राम कर दें। प्रोसेस ओपन से क्या होता है कि आपकी फाइल ओपन हो जाती है और ये हैंडलर ऑब्जेक्ट जो है ये लिंकअप हो जाता है, एसोसिएट हो जाता है फाइल के साथ। याद रखें, जब आप फाइल को ओपन कर लेते हैं तो फिर आप फाइल को रीड राइट करते हैं बाय यूजिंग द हैंडलर ऑब्जेक्ट। तो इंपॉर्टेंस ऑफ हैंडलर ऑब्जेक्ट क्या है कि ये फाइल के साथ लिंक हो जाता है और रीड एंड राइट जो है वो आप इस हैंडलर ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं। और ये सारा प्रोसेस करने के बाद जब आप क्लोज कर देते हैं तो ये लिंक जो स्टैब्लिश आपने किया होता है, ये लिंक जो है वो खत्म हो जाता है। अब हैंडलर ऑब्जेक्ट के साथ फाइल जो है वो रीड एंड राइट नहीं हो सकती, और ये दोनों काम जो है वो आप ओपन और क्लोज के फंक्शन के साथ जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल जरा देख लें। आपने मेन फंक्शन जो है इसमें हैंडलर ऑब्जेक्ट बनाया, माई फाइल के साथ आपने फाइल को ओपन किया। आप अगर फाइल को ओपन करेंगे तो आपने यहाँ पे उसका ओपनिंग मोड भी सम टाइम बता देते हैं। याद रखें, ये बाय डिफॉल्ट होता है ifstream क्लास के लिए। तो इसमें आप बता रहे हैं कि आपका जो इनपुट है दैट इज द रीडिंग मोड, कि आप फाइल से सिर्फ डेटा जो है वो रीड करेंगे, आप उसके ऊपर राइट करने का कोई इरादा नहीं रखते। तो इसको सेकंड आर्गुमेंट जो है इसको हम कहते हैं मोड। अगर आप ये मोड नहीं भी देते तो आपकी फाइल बाय डिफॉल्ट इसी मोड में ओपन होगी। ओके, तो अभी आपका मोड जो है वो यहाँ पे क्या है, रीड का मोड है या इनपुट का मोड है। ओके, उसके बाद आप टेस्ट कर लें। सम टाइम आपकी फाइल नहीं ओपन हो पाती फॉर सम रीजंस, मुख्तलिफ रीजंस हो सकती हैं। एक पॉसिबल रीजन ये हो सकती है कि फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, और एक रीजन ये हो सकती है कि फाइल में रीड की परमिशन ही नहीं है। तो आप चेक कर लें, ये एक चेक होता है हमारे पास नॉट माई फाइल का, इससे आप चेक कर लें कि क्या फाइल ओपन हुई है या नहीं हुई है। नॉट माई फाइल के साथ आप इसको चेक कर लें,
और फिर अगर फाइल ओपन नहीं हुई तो आप यहाँ पे मैसेज दे दें फाइल इज नॉट ओपन, कैन नॉट बी ओपन, और यहाँ पे आप अपने प्रोग्राम को रिटर्न करवा दें। तो ये एक तरह से चेक होता है कि फाइल इज ओपन और नॉट। अगर तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसका मतलब फाइल ओपन हो गई है, और अगर ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि फाइल ओपन नहीं हो पाई। तो आप चेक कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर कि क्या फाइल ओपन हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद आप एक कैरेक्टर वेरिएबल लें और फाइल के डेटे को, एक कैरेक्टर को आप अपनी फाइल में से ट्रांसफर कर दें इस कैरेक्टर ए के अंदर। तो आप जरा गौर करिएगा, माई फाइल इज ए हैंडलर ऑब्जेक्ट जिसको आपने फाइल के साथ लिंकअप किया हुआ है, और इसमें से डेटा जो है वो आपने ट्रांसफर कर दिया इस वेरिएबल ए के अंदर। वेरी इंटरेस्टिंग चीज, ये जो ऑपरेटर आपने अभी यूज किया है इसको हमने स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहा हुआ है, और ये ऑपरेटर पहले आप सी इन के साथ यूज करके आए हैं। तो सी इन के साथ जब आप इसको यूज करते थे तो तब आप कीबोर्ड से डेटा रीड करते थे, अब आप डेटा रीड कर रहे हैं फाइल में से, तो इसलिए सेम ऑपरेटर है, इसको आप फाइल में से डेटे को रीड करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो चूंकि ये एक वेरिएबल को ही रीड करेगा तो एक वेरिएबल का डेटा जो है वो आपके सामने जो है वो यहाँ पे रीड हो जाएगा और ये सेव हो जाएगा कैरेक्टर ए के अंदर। अब अगर आप इसे कंसोल पे डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो आप इसको सी आउट कर दें, तो आपका डेटा जो है वो यहाँ पे सी आउट हो जाएगा, और ये करने के बाद आप अपनी फाइल जो है इसको क्लोज कर सकते हैं। ओके, अभी आप देखिएगा कि अगर आपकी फाइल के ऊपर एक पूरा वर्ड लिखा हुआ है तो ये पूरे वर्ड को रीड नहीं करेगा, बल्कि उसका पहला कैरेक्टर सिर्फ रीड करेगा। आपको सिर्फ कैपिटल W यहाँ पे रीड हुआ नजर आ रहा है। उसकी रीजन ये है कि आपने रीड करने के लिए वेरिएबल यूज किया है, और ये जो कि कैरेक्टर वेरिएबल है, तो कैरेक्टर वेरिएबल आप जानते हैं कि सिर्फ एक ही कैरेक्टर को सेव कर सकता है, तो एक ही कैरेक्टर जो है वो यहाँ पे रीड हो रहा है। ओके जी, तो ये एक सिंपल सा आपको कोड या इलस्ट्रेशन सी नजर आई है जिसमें आपने अपने प्रोग्राम के अंदर जो डेटा है इसको आपने रीड किया है और उसके एक सिंगल कैरेक्टर जो है इसको आपने डिस्प्ले किया है। अब जरा मैं थोड़ा सा आपको इस कोड को डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करता हूं विद द एग्जांपल जो हम पहले भी कुछ हद तक देख रहे थे। यहाँ पे आपने देखा था कि एक फोल्डर था हमारे पास, और उस फोल्डर के अंदर ये एक फाइल थी। इस फाइल के अंदर जो है हमने कुछ सेव किया हुआ है। मैं दोबारा से इसको ओपन कर देता हूं इस फाइल को। इस फाइल के अंदर वी हैव सेव्ड सम टेक्स्ट। आप देखें, दिस इज ए फाइल रिलेटेड टू द फाइल प्रोसेसिंग लेक्चर, और मैं इसको जरा दोबारा से सेव कर देता हूं। ये आपका कोड मैंने कुछ सेव किया हुआ है ऑलरेडी, स्केलेटन कोड ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अब वही प्रोसेस जो आपने वो स्लाइड के अंदर देखा था, इसको हम क्विकली जरा यहाँ पे रिव्यू कर लेते हैं। फाइल प्रोसेसिंग करने के लिए वी हैव टू परफॉर्म 4 स्टेप्स, और वही 4 स्टेप्स जो है वो हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले जरा ये लाइब्रेरी इंक्लूड कर लें। fstream लाइब्रेरी हमें चाहिए होती है, इसको हम इंक्लूड कर लेते हैं। जो क्लास है iostream वगैरह वो इसी लाइब्रेरी के अंदर जो है वो इंक्लूडेड है। सबसे पहले जो स्टेप है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, वो ये है कि वी हैव टू क्रिएट द हैंडलर ऑब्जेक्ट। ifstream क्लास का हैंडलर ऑब्जेक्ट जो है वो हमें क्रिएट करना पड़ेगा, और इस हैंडलर ऑब्जेक्ट को मैं नाम दे देता हूं लेट्स से माय फाइल। तो मैंने यहाँ पे एक हैंडलर ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर दिया। उसके बाद मैंने ओपन के फंक्शन को कॉल करना है, माई फाइल डॉट ओपन। ओके, और मैंने ये आपको बताया था कि अगर आपकी फाइल और आपका कोड जो है वो एक ही फोल्डर के अंदर है तो आप सिर्फ फाइल का नाम दे सकते हैं। तो आपको याद होगा कि फाइल का नाम हमने रखा था माई डेटा। मैं दोबारा से रीचेक कर लेता हूं, और यहाँ पे हमने माई डेटा जो है डॉट txt इसकी एक्सटेंशन है। वी हैव टू प्रोवाइड द एक्सटेंशन, तो इस वजह से हम यहाँ पे उसकी एक्सटेंशन जो है वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर फॉर सम रीजन ये फाइल ओपन नहीं हो रही, ये दिस इज द सेकंड स्टेप। ओके, तो अगर ये फाइल ओपन नहीं हो पा रही तो आप जरा चेक कर लें
इफ नॉट माई फाइल, देखिए मैं हैंडलर ऑब्जेक्ट ही सिर्फ यूज कर रहा हूं, नॉट माई फाइल, तो आप यहां पे मैसेज दे दें फाइल कैन नॉट बी ओपन, फाइल कैन नॉट बी ओपन, ओके सॉरी, इसको आप यहाँ पे एंड कर दें और यहाँ पे अपने प्रोग्राम को रिटर्न कर दें। सही है ठीक, यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर रहा हूं और ये चेक कर देगा, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि ये एक तरह से चेक है कि फाइल ओपन हुई है या नहीं हुई है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि फाइल ओपन हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद आप थर्ड स्टेप परफॉर्म करें, एंड थर्ड स्टेप इज रीड, क्योंकि हम रीडिंग के लिए ये सारी एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमें रीड करना है। रीड प्रोग्राम में रीड करने के लिए वी नीड टू हैव सम वेरिएबल या कोई और फैसिलिटी, तो लेट्स से वेरिएबल में x यहां पे यूज कर लेता हूं और उसके बाद माई फाइल इज द हैंडलर और माई फाइल से डेटा मैं ट्रांसफर कर देता हूं x के अंदर। आप एरो की डायरेक्शन पे गौर करिएगा जरा कि माई फाइल से डेटा जो है वो ट्रांसफर हो गया x के अंदर और अब मैं उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देता हूं सी आउट x को मैंने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा दिया है। और लेट्स परफॉर्म द लास्ट स्टेप, एंड व्हाट इज द लास्ट स्टेप? लास्ट स्टेप इज टू क्लोज द फाइल। तो क्लोज का फंक्शन अवेलेबल है IF स्ट्रीम के अंदर, उसको यूज करके आप फाइल जो है इसको क्लोज कर दें। तो ये आपके चारों स्टेप्स जो है वो यहाँ पे परफॉर्म हो गए, जिसमें हमने टेक्स्ट फाइल में से कुछ डेटा जो है इसको रीड किया है और स्क्रीन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले किया है। लेट्स एग्जीक्यूट दिस, होपफुली ये बगैर एरर के चल जाए, एग्जीक्यूट हो जाए। हाँ जी, ये एग्जीक्यूट हो चुका हुआ है और आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक कैरेक्टर जो है वो फाइल में से रीड हो रहा है, एक सिंगल कैरेक्टर जो है वो फाइल में से रीड हो रहा है और वो आपको कंसोल के ऊपर जो है वो लिखा जो है वो नजर आ रहा है। आप फाइल पे जाके दोबारा से चेक भी कर सकते हैं, कंफर्म भी कर सकते हैं कि फर्स्ट कैरेक्टर इन द फाइल जो है वो बेसिकली कैपिटल T है और कैपिटल T जो है वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हुआ जो है वो नजर आ रहा है। अब कुछ चीजें हम इस कोड में से सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप जरा देखिएगा कि अगर मैं फाइल का नाम गलत कर देता हूं, लाइक इसको लिख देता हूं mydata1.txt और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं, अब आप देखिएगा आपको मैसेज आ रहा है फाइल कैन नॉट बी ओपन्ड सॉरी। रीजन ये है कि इस नाम की फाइल उस फोल्डर के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो ये बात हम पहले भी करके आए हैं कि फाइल जो है वो अगर इस नाम की फाइल जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही तो आपकी ये एरर आ जाएगी और यहाँ पे आपको ये एरर जो है वो नजर आ रही है। तो आपको फाइल का नेम जो है वो करेक्ट देना पड़ेगा। अब एक और एक्टिविटी हम यहाँ पे कर लेते हैं, लेट्स होप कि वो एक्टिविटी भी हमारी परफॉर्म हो जाए। मैं इस फाइल को यहां से कट कर रहा हूं, माई डेटा को कंट्रोल X के साथ, और मैं कहीं और जा रहा हूं। लेट्स से मैं ये NTU में जाके यहाँ पे एक स्प्रिंग का फोल्डर होगा और स्प्रिंग सेमेस्टर, और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देता हूं। तो अब चूंकि ये फाइल किसी और फोल्डर में है, मेरा प्रोग्राम किसी और फोल्डर में है, तो मुझे अब पूरा पाथ देना पड़ेगा। तो पूरा पाथ देने के लिए मैं यहाँ पे पाथ को कॉपी कर लेता हूं कि ये E फोल्डर है, कंट्रोल C कर लेता हूं और अपने प्रोग्राम के अंदर अब मैं इस फाइल का पूरा पाथ जो है वो प्रोवाइड करूंगा। तो मैंने यहाँ पे इसका कंप्लीट पाथ जो है वो प्रोवाइड कर दिया है कि ये E ड्राइव में NTU स्प्रिंग और mydata.txt जो है ये फाइल नेम है। तो मैंने यहाँ पे इसका कंप्लीट पाथ जो है वो प्रोवाइड कर दिया है। अभी इस पाथ के अंदर इशू है, आप देख रहे हैं कि एक सिंगल स्लैश साइन जो है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। सिंगल स्लैश साइन जो है आप यहाँ पे यूज नहीं करते जब आप पाथ दे रहे होते हैं। सिंगल स्लैश साइन जो है इसकी बजाय आपको 2 दफा स्लैश साइन जो है वो यूज करना पड़ता है। ये आपके लिए अटेंडेंस क्वेश्चन भी है एंड दिस इज ए वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, और जरा इस पे गौर से सोचिएगा कि हम 2 दफा ये स्लैश साइन क्यों दे रहे होते हैं।
जब हम पाथ जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो आपने इस क्वेश्चन को आंसर करना है कि ये जो फुली क्वालिफाइड पाथ है इसमें 2 दफा स्लैश साइन क्यों यूज हो रहा होता है। एक्चुअली पाथ के अंदर ये स्लैश साइन 1 दफा यूज होता है, तो यहाँ पे ओपन करते वक्त हम 2 दफा स्लैश साइन क्यों दे रहे होते हैं। अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं एंड लेट्स होप कि आपका डेटा जो है वो डिस्प्ले हो जाए। ओके जी, आप देख रहे हैं कि कैपिटल टी जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो अगर आपकी फाइल किसी और फोल्डर के अंदर है तो फिर आपको पूरा एड्रेस देना पड़ेगा उस फाइल का, जैसे यहाँ पे हमने कंप्लीट एड्रेस दिया है फाइल का। अभी आप देख रहे हैं कि हम सिर्फ एक कैरेक्टर रीड कर रहे हैं। ओके, अगर आप मल्टीपल कैरेक्टर्स रीड करना चाह रहे हैं तो आप एक तरीका ये है कि आप कुछ मल्टीपल वेरिएबल्स ले लें, एक्स वाई जी, और आप यहाँ पे इन एक्स वाई और जी जो है इनके अंदर कैरेक्टर्स ट्रांसफर कर दें। तो एक कैरेक्टर एक्स में ट्रांसफर हो जाएगा, उससे अगला वाई में, और उससे अगला जी में ट्रांसफर हो जाएगा। और यहाँ पे आप सी आउट कर दें, एक्स को आपने कर दिया है, फिर आप वाई को कर दें और फिर आप जी को कर दें। तो 3 कैरेक्टर अब आपने रीड कर लिए हैं फाइल में से बाय टेकिंग द 3 कैरेक्टर्स। आपने 3 कैरेक्टर्स जो है इनको रीड कर लिया है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं। अब आप देखिएगा कि अब आपको फाइल से 3 कैरेक्टर रीड हुए जो है वो नजर आ रहे हैं, जो कि हमने फाइल से रीड किए हैं और यहाँ पे हमने कंसोल के अंदर डिस्प्ले किए हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आपके पास एक ही वेरिएबल होता और आप एक दफा इसको रीड करते और फिर दोबारा इसको इसी कोड को आप कॉपी करके पेस्ट कर देते, दोबारा पेस्ट कर देते, दोबारा पेस्ट कर देते, दोबारा पेस्ट कर देते और दोबारा पेस्ट कर देते, तो मैंने सेम कोड को मल्टीपल टाइम जो है वो कॉपी पेस्ट कर दिया है। मतलब रीड एक ही वेरिएबल के अंदर मैं बार बार करता जा रहा हूं फाइल के डेटे को, और आप देखेंगे कि फाइल का डेटा जो है वो आप उसी तरीके से बार बार जो है वो रीड होता जा रहा है। एक इंटरेस्टिंग चीज है कि स्पेस रीड नहीं हुई। ये आप जानते हैं कि स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर स्पेस को रीड नहीं करता, ये आप पहले भी देख के आए हैं। लेकिन जब आपने इसको बार बार रीड किया तो आपका डेटा जो है वो बार बार रीड होता रहा और इंटरेस्टिंगली आपका कर्सर जो है वो ऑटोमेटिकली आगे की तरफ मूव करता रहा। सही है जी। तो आप अपनी फाइल में से डेटे को अगर मल्टीपल टाइम रीड करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से भी रीड कर सकते हैं। अभी चूंकि आपने एक वेरिएबल लिया हुआ है, अगर आप इसको एरे से रिप्लेस कर दें, 10 साइज की एरे ले लें और उसमें डेटा रीड करना शुरू कर दें। आप जानते हैं कैरेक्टर एरेज के अंदर हम डेटे को रीड कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि अब वो आपके डेटे को वर्ड बाय वर्ड जो है वो रीड करेगा। अब आप देख रहे हैं कि वो आपके डेटे को वर्ड बाय वर्ड जो है वो रीड कर रहा है। क्योंकि आप को यहाँ पे जो है वो डेटा में स्पेस रीड नहीं हो रही, तो इस वजह से आपका स्पेसेस यहाँ पे नजर नहीं आ रही। उसको आप यहाँ पे मैनुअली डाल सकते हैं। यहाँ पे आप सी आउट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप स्पेस जो है इसको मैनुअली डाल सकते हैं। ये एक तरीका हो सकता है, कुछ तरीके हम लेटर ऑन देखेंगे, तो फिर आपका डेटा जो है वो थोड़ा विजिबल हो जाएगा। लेकिन अभी जो डिफरेंट काम हमने किया है वो ये है कि हमने वर्ड बाय वर्ड डेटा जो है इसको रीड किया है। पहले हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कर रहे थे और एक एरे को यूज करके हमने डेटे को वर्ड बाय वर्ड जो है वो रीड किया है। अब आप देख सकते हैं कि अब आपकी जो फाइल का डेटा है उसके अंदर वर्ड जो है वो भी स्पेस भी इंसर्ट हो गई है और हर वर्ड जो है यहाँ पे आपको रीड हुआ नजर आ रहा है। ओके जी, दैट्स ऑल। थोड़ा सा लेक्चर जो है इसका टाइम एक्सटेंड हो गया है, इसको जरा थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा। We have just learned how to read data from a file. Thank you very much. Allah Hafiz.